नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट के लिए हम लोग आज देखते हैं 60 प्रश्नों का एक मॉडल प्रश्न पत्र। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन ए मात्र शिक्षा से, ऑप्शन बी मात्र दर्शन से, ऑप्शन सी मात्र मनोविज्ञान से, ऑप्शन डी सभी विषयों से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है ए मंदबुद्धि, बी पिछड़े हुए, सी समस्यात्मक, डी इनमें से सभी। तो मित्रों, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। ऑप्शन ए अनुकरण करना, बी सहयोग करना, ऑप्शन सी आश्रितता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मित्रों, आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए निरीक्षणात्मक पद्धति, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक पद्धति, ऑप्शन डी है सैद्धांतिक पद्धति। तो मित्रों, 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, साक्षात्कार विधि। प्रश्न संख्या 5 है, वृद्धि और विकास हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी, बी एक दूसरे के समान, सी एक दूसरे के पूरक, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक। प्रश्न संख्या 6, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए वृद्धि से, बी शिक्षा से, सी संवेगों से और डी दंड से। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेगों से। प्रश्न 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की समस्याएं, ऑप्शन बी समायोजन की समस्याएं, ऑप्शन सी काम और संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति और ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी अवांछित विश्राम, ऑप्शन सी हस्तलेखन, ऑप्शन डी व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो मित्रों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवांछित विश्राम। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि ए त्रुटियां अधिक करना, बी जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, सी बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, डी कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है। ए ध्वनि पहचानना, बी ध्वनि उच्चारण,
सी शब्दोच्चारण, डी भाषा विकास की पूर्णावस्था। मित्रों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी भाषा विकास की पूर्णावस्था। अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है ए अभावात्मक विधि, बी थकावट विधि, सी आत्मनिर्देश विधि, डी उपर्युक्त विधि। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी आत्मनिर्देश विधि। अब प्रश्न का 14 देखते हैं। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए शारीरिक कारक, ऑप्शन बी मानसिक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी मनोरंजन संबंधी कारक। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मनोरंजन संबंधी कारक। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ए चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, बी कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, सी प्रभुता गुण व अधीनस्थ गुण आधार पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी संतोष, उच्च आकांक्षा और उद्देश्यपूर्णता, डी असामाजिकता, सी असामाजिकता और डी समायोजन शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असामाजिकता। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह है ऑप्शन ए वातावरण के साथ समायोजन, ऑप्शन बी आत्मचेतना व सामाजिकता, ऑप्शन सी ध्येय की ओर अग्रसर होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्येय की ओर अग्रसर होना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। ए आत्मकथा, बी व्यक्ति इतिहास अध्ययन, सी समाज मिति और डी निर्धारण ज्ञान। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धारण मान। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण अर्थात ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। ए बाहरी विभिन्नता, बी आंतरिक विभिन्नता, सी व्यक्तित्व और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए बाहरी विभिन्नता। तो प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है। ऑप्शन ए बहुक्रिया, ऑप्शन बी आंशिक क्रिया, ऑप्शन सी अनुकूलित अनुक्रिया और ऑप्शन डी आत्मीकरण। तो इसमें मित्रों सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। ए शिक्षक के लिए, बी छात्र के लिए, सी अभिभावक के लिए, डी सभी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी के लिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। सीखने के प्रकार हैं। ए ज्ञानात्मक अधिगम, बी गामक अधिगम, सी है
संवेदनात्मक अधिगम, डी है इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, उत्तर डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ए वेशभूषा से, बी विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, सी शारीरिक गतियों से और डी पाठ्यक्रम से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। अब प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्राथमिक अवस्थाएं होती हैं। ए समाज में सम्मान रखने की, ऑप्शन बी व्यक्ति के बनाए रखने की, ऑप्शन सी विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होना चाहिए व्यक्ति को बनाए रखने की। अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अंतर्मुखी बालक होता है। ए सभी के साथ मिलकर चलने वाला, बी समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, ऑप्शन सी एकांत में विश्वास रखने वाला, डी स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांत में विश्वास रखने वाला। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। ए जन्मजात रुचि, बी अर्जित रुचि, सी शैक्षिक रुचि, डी इनमें से सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जन्मजात रुचि। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। ऑप्शन ए उद्देश्यों में परिवर्तन करके, ऑप्शन बी विश्लेषण व निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी बाधाओं के समायोजन के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषण व निर्णय द्वारा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि ए निम्न होती है, बी प्रखर होती है, सी न निम्न और न ही प्रखर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न निम्न और न ही प्रखर। अब प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? ए पिछड़े बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी चोरी करने वाले बालक, डी प्रतिभाशाली बालक। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी चोरी करने वाले बालक। मित्रों ये 30 प्रश्न थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के। अब हम देखते हैं 30 प्रश्न भाषा से अर्थात हिंदी से। हिंदी में 31 से लेकर 34 तक प्रश्न पैसेज पर आधारित हैं। इनको हल करने के लिए पैसेज को पढ़ना है और उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। तो मित्रों पैसेज है यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। स्पष्टतया विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश रूपी भूमिका में परिवर्तित हो जाता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हालांकि वे युद्ध को अत्यधिक भयावह जरूर बना सकते हैं। अभी तक ये अस्त्र हमें विनाश के कगार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना न होकर बल्कि युद्ध रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में और अराजकता के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है।
ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। परंतु हिरोशिमा पर बमबारी ने हमें यह चेतावनी दी है कि वास्तव में हमें तत्काल प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए काफी विलंब हो चुका है, जबकि कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न मुंह खोले खड़ा है, क्या शिक्षा एवं सहिष्णुता, सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारी विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी कीमत पर हमें इस पीढ़ी में अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हम सभी को समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी है। मित्रों, यह रहा हमारा पैसेज। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न संख्या 31 से 34 तक। प्रश्न संख्या 31 है, लेखक के मतानुसार मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि ऑप्शन ए, विज्ञान मात्र अस्त्रों का आविष्कार करता है जिससे युद्ध लड़े जाते हैं। ऑप्शन बी, विज्ञान युद्ध काल में विनाशकारी हो जाता है। ऑप्शन सी, विज्ञान और आविष्कृत अस्त्र ही युद्ध के असली कारण हैं। ऑप्शन डी, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र मात्र ही युद्ध के कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। तो मित्रों, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, युद्ध रोका जा सकता है यदि विज्ञान को समूल विनाश की अनुमति न दी जाए तो बी, विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति द्वारा हम बल प्रयोग एवं अराजकता के ऊपर नियंत्रण पा सकें। ऑप्शन सी, विज्ञान की सुविधाओं का प्रयोग मात्र युद्ध काल में ही हो। डी, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र युद्ध घोषित करने के लिए प्रयुक्त न हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, लेखक के अनुसार हमारी समस्या है। ऑप्शन ए, विज्ञान को सामाजिक शक्तियों का प्रतिबिंब बनाने से रोकना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक गतिविधियों को सर्वत्र प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी, युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, वैज्ञानिकों को विनाशकारी गतिविधियों से रोकना। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध समाप्ति सुनिश्चित करना। अब प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु ए, सामाजिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना। बी, शिक्षा और व्यापक दृष्टि। सी, अंतर्दृष्टि एवं रचनात्मक चिंतन। उपर्युक्त बी एवं सी को जोड़कर। तो मित्रों, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त बी और सी को जोड़कर। अब प्रश्न संख्या 35 से 36 तक नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 35 है, अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ है खतरनाक कार्य करना। बी, दुख सहना। सी, आग से खेलना। डी, दूसरों को दुखी करना। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुख सहना। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, हाथ के तोते उड़ना का अर्थ है। ऑप्शन ए, एकदम अंधेरा छा जाना। ऑप्शन बी, हाथ से मौका निकल जाना। ऑप्शन सी, अचानक संकट आ जाना। डी, अचानक घबरा जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अचानक घबरा जाना। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 और 38 निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। अब केतु,
केतु का अर्थ क्या होता है? ए झंडा, बी आचार्य, सी किरण, डी दिशा। तो मित्रों केतु का सही अर्थ होता है झंडा। अब प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। तनु, तनु का अर्थ क्या होता है? शरीर, ए अरबी झील, सी चंद्रमा और डी खटिया। तो मित्रों तनु का सही अर्थ होता है ए शरीर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 से 40 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटिए। आकर्षित का विलोम क्या होगा? तो मित्रों ऑप्शन ए है अनाकर्षित, ऑप्शन बी सुदूर, ऑप्शन सी विच्छेद, ऑप्शन डी घृणित। तो मित्रों आकर्षित का सही विलोम हो जाएगा अनाकर्षित। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी नायकतंत्र, डी प्रजातंत्र। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब प्रश्न संख्या 41-42। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। मित्रों 41 देखते हैं। नियुक्त, बी सर्वेक्षण, सी अंतर्गत, डी परिषद। तो मित्रों 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी अंतर्गत। इसकी वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रतिज्ञा, बी व्यय, सी है उत्थान, डी है प्रश्न। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ए प्रतिज्ञा। प्रश्न संख्या 43-44। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए है 43 का ऑप्शन ए काज, बी वेश, सी घर और डी हो जाएगा नौकर। तो इसमें तत्सम शब्द है वेश, ऑप्शन बी। और 44 का देखते हैं। कौवा, कोवा, कागा, डी काक। इसमें तत्सम शब्द है काक। अब प्रश्न संख्या 45-46। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही सही है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 45 है बहिष्कार का संधि विच्छेद है। ए वही धनकार, बी वही से धनकर, सी वही धन आकार, डी वही धन सकार। मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वही धन कार, यानी कि ऑप्शन ए। 46 देखते हैं। नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए नौ धन इक, ऑप्शन बी ना धन इक, ऑप्शन सी नो धन इक, ऑप्शन डी है ना धनविक। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा नौ धन इक नाविक। अब प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। 47-48। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक 9 पहुंचा जा सके। ए अगम्य, बी अधिगम्य, सी गम्य, डी अनुगम्य। इसका सही अर्थ हो जाएगा अगाम्य, मतलब जिस पर 9 पहुंचा जा सके। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है। ए शत्रुघ्न, बी नश्वर, सी जन्मांध, डी निर्दय। तो मित्रों इसका भी उत्तर ए सही हो जाएगा शत्रुघ्न। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं।
बंदो चरण कमल हरिराई में अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा, विश्लेष, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी रूपक। तो इसमें मित्रों रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है। ए रेगिस्तान इलाका, बी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, ऑप्शन सी निस्सार वस्तु, ऑप्शन डी एक मजबूत दीवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51 और 51 से 53 तक। निम्नलिखित वाक्यांशों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प चुनिए। ये है 51 का। वर्तमान बीच में मित्रों गैप है, में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्था, बी संदर्भ, ऑप्शन सी घटनाओं, डी परंपराओं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही व्यवस्था। अब प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। मुझे गैप है कि आप मेरा मनोभाव न समझ सके, इसमें खेद है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 53 देखते हैं। गैप है बुरी बला है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी अज्ञानता, ऑप्शन सी लालच, ऑप्शन डी मूर्खता। इसमें सही उत्तर हो जाएगा लालच, ऑप्शन सी। अब 54-55 प्रत्येक शब्द के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से समास का पता लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 14 चौराहा में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। तो मित्रों इसमें सही अर्थ हो जाएगा, सही समास हो जाएगा बी द्विगु समास। अब प्रश्न संख्या 55 चंद्रमौली में समास बताना है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो मित्रों चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 56 और 57 प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। आहुति, आहुति, फिर आहुति, फिर आहुति। तो इसमें सही शुद्ध शब्द हो जाएगा बी आहुति। अब प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 में मित्रों सही शब्द हो जाएगा डी। अब प्रश्न संख्या 58 से 60 तक प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो 58 का मित्रों ए अधर, बी रुधिर, सी रक्त, डी लोहित। तो इसमें मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ए अधर। बाकी रुधिर, रक्त और लोहित तीनों का अर्थ एक ही है और ये तीनों समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। ए भास्कर, बी दिनकर, सी रत्नाकर और डी है आदित्य। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। अंधड़, बी बवंडर, सी भयंकर, डी तूफान। इसमें मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भयंकर। तो मित्रों ऐसे ही आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आप लोगों के लिए नित्य एक सेट लेकर आता रहूँगा, जो यूपी टेट और सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।